हेलो दोस्तों, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से आपको एक डाउट आया हुआ है कि सर हमारा जो इंटरव्यू होगा सीएसएफ एएसआई फार्मासिस्ट में उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके स्पेशल सीएसएफ एएसआई फार्मासिस्ट के इंटरव्यू के लिए भी हैं और आपके रिटर्न एग्जाम के लिए भी हैं। जितने भी एएसआई फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ या एसएसबी, जितने भी एएसआई फार्मासिस्ट का एग्जाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे इस यहाँ पे इस एग्जाम का नाम आपको दिया हुआ है बीवी, यानी कि बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी बीवीएटी करके एग्जाम का नाम दिया हुआ है। तो हर एग्जाम में ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे बेसिक हॉस्पिटल फार्मेसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस मैं आज वीडियो में लेके आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है उन स्टूडेंट्स को जो इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी बहुत सारे टीचर्स इसको मिस भी कर जाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये कराया है। तो रिटन टेस्ट और बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूँ, सीएसएफ एएसआई फार्मासिस्ट या जितने भी एएसआई फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं जहाँ पे इंटरव्यू होता है, वहाँ के लिए क्वेश्चंस तो मस्ट हैं। उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के आप देते हो, जैसे एम्स वगैरह का आप एग्जाम देते हो, एमसीआरई या ईएसआईसी का आगे आएगा, तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। बट इंटरव्यू के लिए यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेते हैं तो वो इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको नॉलेज है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जो इसकी तैयारी कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चंस को, जो आपके हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चंस मैं आगे लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ये इसी 4000 एमसीक्यूज की जो अपनी सीरीज चली हुई है, इसी सीरीज में भी ये क्वेश्चन शामिल भी हैं और आपके इंटरव्यू के लिए स्पेशल भी, दोनों चीज़ों के लिए आपका रहने वाला है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सब्जेक्ट रहने वाला है। वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो हमारी जो सीरीज चली हुई 4000 एमसीक्यूज की, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, एचएसीपी के क्वेश्चन चले हैं आपके हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस सब्जेक्ट से ना। कुछ टीचर्स इसको मिस भी कर जाते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग इंटरेक्शन का अर्थ क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ड्रग इंटरेक्शन मीन्स, तो इफेक्ट ऑफ वन ड्रग अल्टर्ड बाय अनदर सब्सटेंस, ड्रग पैकेजिंग चेंजेस, ड्रग कलर चेंज और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। तो ड्रग इंटरेक्शन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? तो ड्रग इंटरेक्शन क्या होती है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग से कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ड्रग आपने दी, उसके साथ दूसरी ड्रग दी, तो उसका अगर इफेक्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, या दोनों मिलके आपस में एडवर्स इफेक्ट शो कर रही हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे माओ इनहिबिटर्स के साथ, ठीक है, माओ इनहिबिटर्स के साथ अगर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दी जाती हैं, तो वो क्या शो कर देते हैं? आपकी एडिटिव हाइपर टेंशन करवा देती हैं। तो इस तरह से इनका जो इफेक्ट था वो नहीं आएगा। डिप्रेशन में दी जा रही है, बट अगर दोनों हमें एक साथ दे देंगे तो ये आप में एक साइड इफेक्ट शो कर देंगे, बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन करने का चांसेस बढ़ जाता है। उसी को आपका ड्रग इंटरेक्शन बोला गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं, इसी माओ के साथ बता देता हूं। अगर माओ इनहिबिटर्स के साथ हम टायरामाइन रिच डाइट दे दे, टायरामाइन रिच डाइट अगर हम इनको दे देते हैं किसी पेशेंट को, ठीक है, कोई माओ इनहिबिटर्स ले रहा है, अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको हमने ज़्यादा प्रोटीनियस डाइट दे दी या किसी तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स हमने उसको खिला दिए, तो उसमें भी क्या इफेक्ट आएगा आपका? हाइपर टेंशन हो जाएगी, उसको बहुत तेज, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन का शिकार हो जाएगा। यानी कि 180 या 200 के आसपास उसका ब्लड प्रेशर चला जाता है, 180 और नीचे वाला 120 से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका ड्रग इंटरेक्शन होता है आपस में। तो इसमें क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ वन ड्रग अल्टर्ड बाय अनदर सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन किस प्रोसेस को प्रभावित करती है? फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस में अफेक्ट एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशंस, ओनली टेस्ट, ओनली कलर, ओनली पैकेजिंग। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है। ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, या ई से एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक में क्या देखा जाता है? आपका देखा जाता है एडीएमई। और फार्माकोडायनेमिक में आपकी ड्रग आपके ऊपर क्या इफेक्ट कर रही है वो सब देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फार्माकोडायनेमिक इंट्रेंसक मुख्यतः किस स्तर पर होती है? फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शंस ऑक्योर मेनली एट द लेवल ऑफ ड्रग इफेक्ट और रिसेप्टर्स पे, टैबलेट की कोटिंग पे, पैकेजिंग पे और स्टोरेज पे। तो फार्माकोडायनेमिक के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो फार्माकोडायनेमिक ड्रग का इफेक्ट शो करेगी, यानी कि थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगी किस पे? रिसेप्टर्स वगैरह पे।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये बहुत बार आया फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके हॉस्पिटल में भी आते हैं और आपके जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है उसमें भी आते हैं, इंट्रोडक्शन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंजाइम इंडक्शन में सबस्ट्रेट ड्रग का कंसंट्रेशन सामान्यतः क्या होता है? एंजाइम इंडक्शन जनरली कॉज द सबस्ट्रेट ड्रग्स कंसंट्रेशन टू। तो इसका हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है इंक्रीज, ऑप्शन बी दिया है डिक्रीज, ऑप्शन सी दिया है रिमेन ऑलवेज अनचेंज्ड, ऑप्शन नंबर डी दिया है बिकम्स जीरो। तो जो एंजाइम इंडक्शन में, ठीक है, जो एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं से सबस्ट्रेट ड्रग का कंसंट्रेशन सामान्यतः क्या होता है? यानी कि वो एंजाइम क्या कर रहे हैं? इंड्यूस्ड कर रहे हैं। इंड्यूस्ड मतलब आपके जो साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। साइटोक्रोम जो P450 जो एंजाइम है इसकी बात कर रहे हैं। ये लीवर का एंजाइम होता है। अगर इसको हम क्या कर दें? इंड्यूस्ड कर दें, यानी कि इसका इफेक्ट बढ़ा दें, तो ड्रग के सबस्ट्रेट जो ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी, यानी कि उसको ज़्यादा मेटाबोलाइज कर देगा। ड्रग क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। तो कम वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज हो जाएगी उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। एंजाइम इनहिबिशन से सबस्ट्रेट ड्रग कंसंट्रेशन सामान्यतः क्या हो जाता है? एंजाइम का अगर इनहिबिशन, वही एंजाइम आ गया कौन सा? साइटोक्रोम P450। अगर इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया हमने? कम कर दिया, तो ड्रग की सबस्टेंट क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। तो बढ़ने वाला ऑप्शन दिया है आपको ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। साइटोक्रोम 3A4 किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए दिया ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी दिया रीनल ट्रांसपोर्टर ओनली, ऑप्शन सी दिया प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी दिया रिसेप्टर्स। तो ये मैंने अभी भी बताया, साइटोक्रोम P450 की फैमिली है एक, उसके अंदर ये एक फैमिली होती है, ठीक है, टाइप्स, उसी के ये सब टाइप्स होते हैं, सब टाइप होते हैं। याद रख लेना स्टूडेंट, लिखते जाना साइटोक्रोम 3A4। तो ये क्या होती है? आपके ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? आपके ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मुख्यतः कहाँ होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मुख्यतः कहाँ होता है? लीवर एंड इंटेस्टाइनल वॉल, किडनी में, लंग्स में और आपका स्किन में। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं तो एंजाइम्स तो ऊपर मैंने आपको बता दिए, और ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लीवर एंड इंटेस्टाइनल वॉल्स में। बायोअवेलेबिलिटी का अर्थ क्या है? फ्रैक्शंस ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशंस अनचेंज्ड, टोटल ड्रग एक्सट्रैक्शंस, ड्रग बाइंडिंग ओनली एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म ओनली। तो बायोअवेलेबिलिटी की हम बात करते हैं तो बायोअवेलेबिलिटी की डेफिनेशंस बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है कि यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, उसी को क्या बोला गया आपको? बायो अवेलेबिलिटी। उसी को क्या बोला गया आपका? बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की बायोअवेलेबिलिटी सामान्यतः कितनी होती है? बायोअवेलेबिलिटी आफ्टर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन 100%, 75, 50 और 25। तो एक ही रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है जिसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। वो क्या है आपकी? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किससे संबंधित है? वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू द। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लार्ज वीडी की मैंने कुछ ड्रग्स बताई थी आपको। लार्ज वीडी कौन कौन सी ड्रग बताई थी? क्लोरोक्विन, ठीक है, और आपका डिजॉक्सिन। याद कर लेना, इनके नाम बहुत बार पूछा हो। लार्ज वीडी का एग्जांपल में आती थी, और 2 ड्रग्स बतानी। लार्ज वीडी का मतलब आपको उसकी डबल डोज देनी पड़ती है, फर्स्ट डोज, बिकॉज वो जाके या तो किसी सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी, या जो आपका टिश्यूज है वहां पे जाके वो ड्रग इकट्ठी हो जाती है। उसी ड्रग का लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए दिया एपरेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। यस, ये ठीक हो जाएगा। टैबलेट वेट इनसे कोई इसका मतलब नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता जा रहा हूँ, इनको याद कर लेना। एज ए थ्योरी लेक्चर इसको आप ले सकते हैं, एमसीक्यूज के हिसाब से तो मैंने ऐसे डाले हैं। ठीक है, क्लियरेंस का अर्थ क्या है? वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ द ड्रग पर यूनिट्स, टोटल बॉडी वाटर, ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट ओनली एंड टैबलेट डिजोल्यूशंस। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी बॉडी में टोटल बॉडी वाटर कितना है। स्टैंडर्ड वेट माना जाता है, अगर हम स्टैंडर्ड, कई बार स्टैंडर्ड वेट भी पूछेगा तो आपका 70 kg स्टैंडर्ड वेट माना जाता है। उसके हिसाब से आप मुझे बॉडी वेट बताएंगे आपका कितना होता है वाटर का।
उसमें भी दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक सेलुलर फ्लूइड और एक्सट्रिंसिक सेलुलर फ्लूइड। तो इनमें वाटर का कंटेंट अलग अलग भी बताना है और आपको टोटल भी बताना है। अगर हम क्लियरेंस की बात करते हैं तो क्लियरेंस का अर्थ क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, वो क्या हो जाएगा आपका क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। हाफ लाइफ का अर्थ क्या है? हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ मैंने बहुत बार बताया, टी हाफ रन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की हाफ लाइफ, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, इस तरह से मैंने कंप्लीट आपको डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन भाई? हाफ लाइफ का अर्थ क्या है? ड्रग कंसंट्रेशन टू डिक्रीज बाय द 50%, ड्रग एब्जॉर्प्शन टू बीइंग, ड्रग बिकम्स टॉक्सिक, ड्रग टू रीच इन द 100%। तो हाफ लाइफ का अर्थ क्या होता है आपका? ड्रग कितनी हो जाती है? ड्रग कंसंट्रेशन टू डिक्रीज बाई 50%। स्टूडेंट्स ऑप्शन भले ही ए आ रहा हो बार बार, पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ऑप्शन पे नहीं जाना। मैं ये क्वेश्चंस आपको एक बार मैं सोच रहा था वन लाइनर के रूप में लेके आता हूं, पर मैंने सोचा जो रिदम चला हुआ है उसको ही चलने देते हैं। ठीक है, वन लाइनर भी ला सकता था क्योंकि इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं बन रहे थे, तो वन लाइनर लाने का सोच रहा था, बट मैंने सोचा चलो जो रिदम है उसी हिसाब से हम इसको बनाए हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन जनरली कब प्राप्त होती है? तो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये इसी हिसाब से ही आता है, वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आता है, स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन कब अचीव कर सकते हैं हम? तो 1 हाफ लाइफ में नहीं, 2 हाफ लाइफ में नहीं, 4 to 5 हाफ लाइफ में हम स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन प्राप्त कर लेते हैं। मैंने पहले भी समझाया था, जैसे इस तरह से अगर आपकी हाफ लाइफ होती है 50 का आधा 25, 25 का 12.5, 12 पॉइंट का 5 6.25 और 3.125, इस तरह से आपका चलता है। 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ, 4 टी हाफ और 5। तो इस कंसंट्रेशन पे यहाँ पे आके आपकी क्या हो जाती है, वो स्टेडी स्टेट में चली जाती है, कोई भी ड्रग होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लोडिंग डोज मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? लोडिंग डोज मेनली डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टारगेट कंसंट्रेशंस, क्लियरेंस और टैबलेट कलर और प्रोटीन कंटेंट। स्टूडेंट, चलो अगला क्वेश्चन आ गया, नहीं तो मैं मेंटेनेंस डोज समझाने वाला था बट मैंने डाल दिया है। ठीक है, लोडिंग डोज क्या होती है कि जब आप किसी पेशेंट को फर्स्ट टाइम ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको ब्लड के अंदर उसको 100 mg इंजर्ट करनी है, ठीक है, डालनी है, तो वो लोडिंग डोज होगी 100 mg। अब इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ब्लड स्ट्रीम में चाहिए 100 mg, मान लीजिए उस ड्रग का लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो आपको 200 mg डालनी पड़ेगी, जब जाके वो आपकी किस में आएगी, एज ए लोडिंग डोज के ऊपर काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए रट लेना स्टूडेंट, ये सीधे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट MCQ इसी पे डाले जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टारगेट कंसंट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टारगेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। मेंटेनेंस डोज मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो मेंटेनेंस डोज किस पर निर्भर करती है कि जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में 100 mg मेंटेन रखना था, आपको कितना रखना था, 100 mg मेंटेन रखना था। तो मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपकी कुछ ड्रग 30 mg ड्रग आपकी क्लियर हो गई, 20 mg ड्रग आपकी क्या हो गई, मेटाबोलाइज हो गई, ठीक है, आपको 100 mg रखना है, तो फिर आपको कितनी देनी पड़ेगी लोडिंग मेंटेनेंस डोज, 50 mg देनी पड़ेगी। इतनी तो आपकी बॉडी से बाहर निकल गई, इतनी तो निकल गई, तो उसको 100 को रखने के लिए 50 देनी पड़ेगी, 50 50 50, इस हिसाब से फिर कुछ ड्रग्स इसीलिए दी जाती है, कुछ TDS दी जाती है, कुछ BD दी जाती है, कुछ OD दी जाती है। वो किस पे डिपेंड करता है, उसके क्लियरेंस पे डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि डॉक्टर को मन में आया OD दे दो, BD दे दो, ऐसा नहीं होता। वो उसकी किस पे डिपेंड करता है बच्चों, उसकी मेंटेनेंस डोज पे, ठीक है ना। पहले लोड कितना देना है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस कितनी देर में कितना टी हाफ है, उसी हिसाब से उसकी मेंटेनेंस डोज दी जाती है। मन की मर्जी से नहीं देते कि इसको BD दे दो, चलो आपको मन करा इसको BD खिला दो, इसको TDS खिला दो, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है उसके हाफ लाइफ पे और उसके क्लियरेंस पे, उसके डिजायर कंसंट्रेशन पे, इन सब पे डिपेंड करता है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, क्लियरेंस एंड डिजायर्ड कंसंट्रेशन। आपको कितनी कंसंट्रेशन की डिजायर्ड है वहाँ पे, 100 mg आपको लगातार अगर रहेगी तो आपको इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए ये आपके आधे दिन में चली जाती थी, हाफ 6 घंटे है, तो आफ्टर 6 घंटे फिर आपको 50 mg देनी पड़ेगी, फिर 50 mg देनी पड़ेगी, इस तरह से आपको मेंटेनेंस डोज रखनी पड़ती है। रीनल इम्पेयरमेंट में रीनल एलिमिनेटेड ड्रग्स की डोज क्यों एडजस्ट की जाती है? वाई इज डोज एडजस्टमेंट नीडेड इन रीनल इम्पेयरमेंट? रिड्यूस द क्लियरेंस माई इंक्रीज ड्रग एक्यूमुलेशंस, absorptions always increase, drug becomes inactive,
एंड प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज। तो रीनल इम्पेयरमेंट में रीनल एलिमिनेशंस ड्रग की डोज क्यों एडजस्ट की जाती है, बताइए। तो जो भी स्टूडेंट इसका आंसर अगर अपने मन में ए ऑप्शन सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। स्टूडेंट बार बार ए ऑप्शन आ रहा है, मैंने पहले इसको आपका वन लाइनर बनाने की कोशिश करी, फिर मुझे लगा कि चलो इसको सेम ही रिदम से चलने देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, रिड्यूस्ड क्लियरेंस में इंक्रीजिंग या में इंक्रीज ड्रग एक्यूमुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। हाइपोएल्ब्यूनेमिया यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी हो गई, ठीक है, में हाई प्रोटीन बाउंड ड्रग्स का फ्री फ्रैक्शन क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, डिक्रीज हो सकता है, रिमेन्स रह सकता है या बिकम्स एब्सेंट रह सकता है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर क्या कम हो गया, आपकी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन कम हो गया मान लीजिए। इसने ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चंस आजकल एम्स के टारगेटेड क्वेश्चंस हैं। क्यों टारगेटेड हैं? क्योंकि आजकल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले सीधे क्वेश्चंस आते थे, तो ऐसा नहीं है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी वहाँ सीधा क्वेश्चन आए। आजकल धीरे धीरे तरीका बदलता हुआ जा रहा है, कंसेप्ट पे आता जा रहा है। तो अगर आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी हो गई, और वो ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं जो एल्ब्यूमिन पे बाइंड होती थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, वारफरीन जो है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है, ये आपकी 99% बाइंड होती है किसके ऊपर, आपके एल्ब्यूमिन के ऊपर। अगर आप बात कर रहे हैं कि इसकी कमी हो जाएगी तो फ्रिक्शन, जो ड्रग्स का फ्रिक्शन था वो क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है आपका इंक्रीज। तो इंक्रीज हो जाएगा, कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। इस पे मान लीजिए 99% बाइंड हो रही थी, अब यही लोग कम हो गए तो बाइंड भी क्या होगी, कम होगी। फ्री ब्लड में कितनी बचेगी, ज़्यादा, क्योंकि ये पहले की बात बताऊं तो फ्री कितनी रहती है, 1%। अब मान लीजिए ये 99% 100 सीटें थी, 99 पे आपका वारफरीन बैठा हुआ था। अब सीटें घटा के उसने कर दी 80, तो कितने पे बैठ पाएगा वो, 80 पे बैठ पाएगा। कितना बच गया, अब 19 एक्स्ट्रा बच गया, एक पहले से था तो 20 बच गया। आगे समझ में, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूमेगा तो आपको ठीक कर देना है उसको। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक विंडो किससे संबंधित है। तो थेराप्यूटिक विंडो यानी कि आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट किससे संबंधित है, कंसंट्रेशन रेंज बिटवीन द इफेक्टिव एंड टॉक्सिक लेवल्स, ड्रग कंसंट्रेशन, ड्रग स्टोरेज एरिया एंड द प्रेस्क्रिप्शन ड्यूरेशन एंड द टैबलेट कोटिंग। तो थेराप्यूटिक विंडो की बात करते हैं, मैंने पहले भी आपको एक ग्राफ बताया है, ठीक है, यहाँ 0, ये आपकी कंसंट्रेशन, ये टाइम कंसंट्रेशन कर्व भी बोला गया है। ये मान लीजिए आपने ड्रग दी, इस तरह से इफेक्ट शो करती है। ये होती है आपकी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ऊपर होती है आपकी मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। याद रख लेना, दोनों नाम बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछी हुई है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसके बीच की हम ये बात कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है आपका थेराप्यूटिक विंडो। आप समझ में आएगा क्या है थेराप्यूटिक विंडो, यही है आपका TW, इसी को क्या बोला गया आपका थेराप्यूटिक विंडो। तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन रेंज बिटवीन इफेक्टिव, नीचे क्या आ गई इफेक्टिव, ऊपर क्या आ गई टॉक्सिक, मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन। इससे ऊपर तो चले जाएंगे तो टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है, साइड इफेक्ट शो करेगी। तो इसी लेवल्स को क्या बोला गया आपका थेराप्यूटिक विंडो। अब नहीं भूलना है थेराप्यूटिक विंडो क्या है, कंसंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ था, इसके बीच में जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच में जो है, उसी को बोला गया है। TDM सैंपल टाइमिंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो TDM थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, फुल फॉर्म याद कर लेना, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग सैंपल क्यों महत्वपूर्ण है। ड्रग कंसंट्रेशन वेरियस विद डोजिंग टाइम, ड्रग कलर वेरियस, टैबलेट साइज वेरियस एंड पैकेजिंग। तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ड्रग की कंसंट्रेशन, मान लीजिए आपको 3 घंटे में सैंपल लेना है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे 3 घंटे में लेना है, वरना उसके बाद कंसंट्रेशन कम होती हुई चली जाएगी। पहले ले लेंगे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ड्रग कंसंट्रेशन वेरीज विद द डोजिंग टाइम्स। पीक कंसंट्रेशन का अर्थ क्या है, हाईएस्ट मेजर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशंस, लोवेस्ट कंसंट्रेशंस, एवरेज डोज एंड टोटल डेली डोज। तो पीक कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन यानी अपर लेवल की कंसंट्रेशन, हाईएस्ट मेजर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जो मैंने आपको ऊपर वो ग्राफ बताया उसमें पीक कंसंट्रेशन यानी कि टॉक्सिक के आसपास की कंसंट्रेशन आपकी पीक कंसंट्रेशन रहेगी, उससे ज़्यादा आप देंगे तो टॉक्सिक इफेक्ट आएगा। तो वही क्या होती है, हाईएस्ट मेजर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेशेंट मेडिकेशंस प्रोफाइल में क्या शामिल होना चाहिए। पेशेंट मेडिकेशंस प्रोफाइल शुड इंक्लूड करंट मेडिसिन्स, डोज एंड रिलेवेंट हिस्ट्री, ओनली पेशेंट्स नेम, ओनली डायग्नोसिस, ओनली हॉस्पिटल नंबर्स। तो पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल में क्या शामिल होना चाहिए, ठीक है, पेशेंट में क्या शामिल होना चाहिए, तो आपको बताना है फटाफट।
ओके, बहुत बढ़िया। तो पेशेंट की जो मेडिकेशन प्रोफाइल है उसमें क्या होना चाहिए? आपकी करंट मेडिसिन होनी चाहिए, उसकी डोजेज होनी चाहिए और उसकी रिलेवेंट हिस्ट्री होनी चाहिए, तभी तो उस पेशेंट का हम अच्छे से इलाज कर पाएंगे। उसको कौन से ड्रग से इंट्रैक्शन है, कौन से ड्रग से साइड इफेक्ट शो करता है, कौन से ड्रग से एलर्जी है, वो सब आपको पता होना चाहिए। करंट में उसकी क्या डोज, क्या डोज चली हुई है, क्या मेडिसिन उसको दे रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसी को क्या बोला गया? पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल। ये आपको आजकल हर हॉस्पिटल में कंपलसरी कर दिया है। अगला है एलर्जी हिस्ट्री लेना क्यों आवश्यक है? व्हाट इज द एलर्जी हिस्ट्री इम्पोर्टेंट? टू प्रिवेंट द पोटेंशियली हार्मफुल रिएक्शंस, टू डिटरमाइन द टैबलेट कलर्स, टू कैलकुलेट इन्वेंट्री, टू डिटरमाइन द ड्रग प्राइस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, टू प्रिवेंट द पोटेंशियली हार्मफुल रिएक्शंस। ताकि एलर्जी की हिस्ट्री अगर आपको पता हो, मान लीजिए कुछ पेशेंट को मैंने पहले भी बताया था आपको, मोनोसेफ करके इंजेक्शन आता है सेफ्ट्राइऑक्सोन का, ठीक है, इसका इंजेक्शन आता है, उसकी एलर्जी होती है। तो उन पेशेंट्स को, कुछ पेशेंट्स को मल्टीविटामिन से एलर्जी होती है, किसी भी विटामिन से उनको एलर्जी होती है। तो अगर आपको पहले से अगर उसकी हिस्ट्री पता है तो आप उसको वो ड्रग नहीं देंगे, ताकि आप उस पेशेंट को उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचा पाएंगे। ठीक है, ये होता है आपका हिस्ट्री का पता होने का मतलब आपको। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मेडिकेशंस रिकॉन्सिलेशन से सबसे अधिक किस ट्रांजिशंस पर महत्वपूर्ण है? मेडिकेशंस रिकॉन्सिलेशंस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एडमिशंस, ट्रांसफर्स, डिस्चार्ज, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। जो मेडिकेशंस रिकॉन्सिलेशंस है तो वो किसके लिए होते हैं? एडमिशंस के लिए, ट्रांसफर्स करने के लिए, या उसको डिस्चार्ज करने के लिए मेडिकेशंस रिकॉन्सिलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे वो एडमिट हुआ उस टाइम, या उसको हम कहीं दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस टाइम, या फिर उसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आपको उसको मेडिकेशंस की रिकाउंसलिंग करके भेजना पड़ेगा पेशेंट। डिस्चार्ज काउंसिलेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्चार्ज काउंसिलेशंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे हुए होंगे, कुछ बच्चे यूट्यूब पे इधर उधर भी ढूंढते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, आजकल इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं। पहले हम रटे रटाई क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले एग्जाम्स में, बट आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल आप जो फील्ड में जो काम आने वाली चीजें हैं वही आपसे पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज काउंसिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंश्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकेशंस regimen, increase the number of medicines, change diagnosis and reduce the follow up। ठीक है, तो डिस्चार्ज काउंसिलेशंस का मतलब क्या है? था इंश्योर करना उसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिसिन रिजिमिन। ठीक है, ये उसका किसका हो जाएगा? आपका डिस्चार्ज काउंसिलेशंस का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चा। 85 इनहेलर काउंसलिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इनहेलर काउंसलिंग। इनहेलर अगर किसी को दे रहे हैं तो उसको क्या बताएंगे? करेक्ट इनहेलेशन टेक्निक्स, टैबलेट कलर्स, ड्रग प्राइस और पैकेजिंग साइज। जब भी किसी पेशेंट को इनहेलर दिया जाता है तो उसको करेक्ट इनहेलेशन की प्रोसेस समझाई जाती है। ये वर्क होता है एज ए फार्मासिस्ट, आपका काम होता है उसको बताना डोज कैसे लेनी है, इसको यूज कैसे करना है बच्चों। एज ए फार्मासिस्ट आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। इंसुलिन काउंसिलेशंस में काउंसलिंग, इंसुलिन काउंसलिंग में कौन सा फैक्टर महत्वपूर्ण है? व्हाट फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंसुलिन काउंसलिंग? इंजेक्शंस टेक्निक एंड स्टोरेज, टैबलेट कोटिंग, टैबलेट कैप्सूल्स एंड कलर्स, कलर ऑफ सिरिंज। तो इंजेक्शंस टेक्निक कैसे लगाना है और इसको स्टोर कितने डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसको फ्रिज में रखना है, ना कि इसको आप बाहर धूप में रखें या कहीं भी रखें। दूसरा, आपको किस रूट से लेते हैं इंसुलिन को? सबक्यूटेनियस रूट से लेना है और किस टाइम लेना है, ये सब बताने का काम भी किस में आता है? इंसुलिन काउंसलिंग में आता है। एंटीबायोटिक काउंसलिंग में फार्मासिस्ट को किस बात पर जोर देना चाहिए? इन एंटीबायोटिक काउंसलिंग फार्मासिस्ट शुड बी एम्फेसिस appropriate use and adherence, stopping immediately when the symptoms improve, sharing antibiotics and the doubling missed dose automatically। तो उसको क्या बताना आपको? अप्रोप्रिएट यूज बताने और उसके एडरेंस बताने हैं। स्टोरेज स्टॉपिंग नहीं कहेंगे उसको, आगे ऐसा नहीं करना है कि आपने जैसे ही आपके सिम्टम्स खत्म हुए और आपने दवा लेनी बंद कर दी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अगर आप ऐसा बंद करवा देंगे तो रेजिस्टेंस होने के चांसेस हो जाते हैं ना, रेजिस्ट हो जाते हैं उससे। तो ये सब फार्मासिस्ट का ही काम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्ड डोज काउंसलिंग। मिस्ड डोज काउंसलिंग का जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल फॉर ए मिस्ड डोज इज।
तो जनरल प्रिंसिपल क्या है, फॉलोइंग द स्पेसिफिक ड्रग इंस्ट्रक्शंस एंड अवॉइड द अनसेफ डबलिंग, ऑलवेज द डबल द नेक्स्ट डोज, स्टॉप थेरेपी, टेक ऑल मिस्ड डोज टुगेदर। तो मिस्ड डोज का क्या, काउंसलिंग करने का जनरल प्रिंसिपल क्या है, फॉलो करना है स्पेसिफिक ड्रग इंस्ट्रक्शंस को एंड अवॉइड करना है अनसेफ डबलिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलीफार्मेसी का सामान्य क्या अर्थ है, सामान्य अर्थ क्या है, पॉलीफार्मेसी जनरली, पॉलीफार्मेसी का क्या अर्थ है बताइए। तो पॉलीफार्मेसी का क्या अर्थ है, यूज ऑफ मल्टीपल्स मेडिसिन, यूज ऑफ वन मेडिसिन, नो मेडिकेशंस, ओनली इंजेक्टेबल्स थेरेपी। तो पॉलीफार्मेसी का अर्थ एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो क्या अर्थ है उसका, यूज ऑफ मल्टीपल मेडिकेशंस। फिर आता है डी प्रिस्क्राइबिंग का क्या अर्थ है, प्लांट रिडक्शंस एंड द डिसकंटिन्यूशंस ऑफ इनएप्रोप्रिएट मेडिसिन्स, एडिंग मेडिसिन्स, इंक्रीज द एवरडोज एंड चेंजिंग द ब्रांड ओनली। तो डी प्रिस्क्राइबिंग का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, प्लांट रिडक्शंस और डिसकंटिन्यूशंस ऑफ इनएप्रोप्रिएट मेडिसिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मेडिकेशंस एडहेरेंस को इम्प्रूव करने का इफेक्टिव तरीका क्या है, एन इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव द एडहेरेंस, क्लियर काउंसलिंग एंड द सिंप्लीफाइड रिजिमिन, कॉम्प्लेक्स रिजिमिन, पुअर कम्युनिकेशंस एंड अवॉइडिंग द फॉलोअप। तो आपको मेडिकेशंस एडहेरेंस को इम्प्रूव करने का इफेक्टिव तरीका बताना है। तो क्या होता है, क्लियर काउंसलिंग करना एंड सिंप्लीफाई रिजिमिन। ठीक है, ये नहीं कि उसको कंफ्यूज, काउंसलिंग करने में ही पेशेंट को आपने उलझा दिया कि ये लेनी है नहीं लेनी, वो सब इस तरीके से उसके साथ नहीं करना है। क्लियर काउंसलिंग करनी है और सिंप्लीफाई स्पेसिफिक रिजिमिन कर देना। हेल्थ लिटरेसी का मेडिकेशन सेफ्टी पर क्या प्रभाव है, हेल्थ लिटरेसी अफेक्ट मेडिकेशन सेफ्टी बाई इंप्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रोप्रिएट यूज, increasing the medications errors always, reducing the communications and increase the toxicity। तो हेल्थ लिटरेसी का मेडिकेशन सेफ्टी पर प्रभाव बताना है। तो वो क्या करता है आपका, इंप्रूविंग करता है अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रोप्रिएट यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पेशेंट काउंसलिंग में टीच बैक मेथड्स का उद्देश्य क्या है, पर्पज ऑफ द टीच बैक मेथड, कंफर्म पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसको आपने टीच किया और फिर उससे पूछना कि आपने पहले उसको समझाई ये दवा सुबह लेनी है, ये शाम को लेनी है, इसके साथ ये यूज नहीं करना, इसके साथ ये यूज करना, फिर दोबारा उसको पूछना। उसी टेक्निक को क्या बोला गया, टीच बैक मेथड्स। ये क्वेश्चंस आप जिस भी इंटरव्यू में जाएंगे ये वहां पूछे जा सकते हैं बच्चा। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। तो पेशेंट काउंसलिंग में टीच बैक मेथड्स का उद्देश्य क्या है, कंफर्म पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट फार्मासिस्ट नॉलेज, मेजर ड्रग पोटेंशियल एंड कैलकुलेटेड डोज। तो क्या करना है उसको, कंफर्म पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, दोबारा से उससे पूछना। उसी टेक्निक को क्या बोलेगा, टीच बैक मेथड्स। अगला है मेडिकेशंस एडहेरेंस मापने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है, विच मेथड्स कैन असेस एडहेरेंस, पेशेंट इंटरव्यू, टैबलेट कलर्स, पैकेजिंग साइज एंड द ड्रग टेस्ट ओनली। तो मेडिकेशंस एडहेरेंस मापने के लिए कौन सा मेथड्स उपयोग में किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट का इंटरव्यू लेके देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेडिकेशन रिव्यू किसका असेसमेंट करता है, मेडिकेशन रिव्यू असेस एप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी एंड एडहेरेंस। ठीक है, ये किसका काम होता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो मेडिकेशन रिव्यू करता है उसका ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग रिलेटेड नीड्स में क्या शामिल हो सकता है, नीड फॉर द एडिशनल थेरेपी, हॉस्पिटल आर्किटेक्चर, रूम क्लीनिंग एंड स्टाफ। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीड फॉर द एडिशनल थेरेपी। उसी को क्या बोलेगा, ड्रग रिलेटेड नीड में शामिल होता है, क्योंकि आपको क्या बताना है, उसकी एडिशनल थेरेपी भी दे सकते हैं ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अनट्रीटेड इंडिकेशंस किस प्रकार का ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, अनट्रीटेड इंडिकेशंस इज ड्रग थेरेपी एंड नीड प्रॉब्लम्स, स्टोरेज प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम एंड पैकेजिंग प्रॉब्लम। तो ड्रग थेरेपी एंड नीड प्रॉब्लम क्या है आपका, अनट्रीटेड इंडिकेशंस है। कौन सा इंडिकेशन आपका, अनट्रीटेड इंडिकेशंस। थेराप्यूटिक डुप्लीकेशंस का अर्थ क्या है, थेराप्यूटिक डुप्लीकेशंस मींस अननेसेसरी यूज ऑफ द सिमिलर थेराप्यूटिक एजेंट्स। ठीक है, थेराप्यूटिक डुप्लीकेशंस यानी कि आपको चाहिए सर दर्द की दवा, उसी की जैसी आप सर दर्द की दवा
यूज कर रहे हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो उसी को बोला गया डुप्लीकेसी, थेरापेटिक डुप्लीकेसी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। मेडिकेशंस ओवर यूज किससे जुड़ा हो सकता है? मेडिकेशंस ओवर यूज में बी द एसोसिएटेड विद unnecessary therapy and adverse effect, improve the safety always, no clinical consequence and reduce the exposure always। तो मेडिकेशंस जो ओवर यूज है किससे जुड़ा हुआ है? तो अगर मेडिकेशंस का ओवर यूज हो रहा है तो किससे जुड़ा हो सकता है? अननेसेसरी थेरेपी से एंड एडवर्स इफेक्ट से। अननेसेसरी थेरेपी एंड एडवर्स इफेक्ट से वो जुड़ा हुआ होता है। तो आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट ने देखा है, तो ये आपका जो भी सीएसएफ फार्मासिस्ट का या जितने भी एएसआई फार्मासिस्ट के पेपर आते हैं उसमें जो इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक शॉर्ट वीडियो 40 क्वेश्चंस का बनाया है, ठीक है, जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट से ही ज़्यादातर उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपके डीएसबीएम से ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि कोलॉजी सबको आती है तो वो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ के जाते हैं, बट ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं पता होता है, तो वहाँ फंस जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका आ जाएगा क्लिनिकल इंटरवेंशंस का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ ए क्लिनिकल इंटरवेंशंस, इंप्रूव पेशेंट मेडिकेशंस आउटकम्स, इंक्रीज द प्रिस्क्रिप्शन एरर्स, इंक्रीज ड्रग वेस्टेज एंड रिड्यूस द मॉनिटरिंग। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंप्रूव द पेशेंट मेडिकेशंस आउटकम्स। वो क्या होता है आपका? क्लिनिकल इंटरेक्शंस बोला जाता है इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी स्टूडेंट पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।